जय हिंद। हम इस वीडियो में जानेंगे गुणांक किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि क्या है, अनुनाद और पुनः कंपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणांक गुणांक क्रमित दो स्वरों के आंदोलन संख्याओं के अंतर को अनुपात या गुणांक कहा जाता है। क्रमित दो स्वरों के आंदोलन संख्याओं के अंतर को अनुपात या गुणांक कहा जाता है। क्रमित दो स्वरों के यानी क्रम से लगातार दो स्वरों के बीच के आंदोलन संख्याओं के अंतर को गुणांक, अनुपात या कंपनांक भी कहते हैं। इसी को कंपनांक भी कहा जाता है। क्रमित दो स्वरों के आंदोलन संख्याओं के अंतर को अनुपात, गुणांक और कंपनांक कहा जाता है। दो स्वरों के बीच कंपनांक या गुणांक अंग्रेजी में इसे रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो दो रेशियो निकालने के लिए हमें प्रत्येक स्वरों की आंदोलन संख्या याद रहनी चाहिए। ठीक है, जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी जाकर के हम किसी भी दो स्वरों के बीच परफेक्ट कंपनांक निकाल सकते हैं। जैसे हम आंदोलन संख्या के बारे में हम पिछली वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। जैसे अब हमें दो स्वरों के आपसी गुणांक निकालना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ हमारा सा हो गया, सा अनुपात रे। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, सा भागा रे। तो सा की आंदोलन संख्या में हम रे की आंदोलन संख्या से भाग दे देंगे। तो सा की आंदोलन संख्या हो गया आपका 240, और रे का आंदोलन संख्या हो गया 270। अब इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हमें बच दोनों डिवाइड ढूंढना है, किस अंक से दोनों डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने के लिए हम 3 आठे 24 और 3 नमा 27 बराबर सा और रे का जो गुणांक हो गया वो 8:9 हो गया। ठीक है, सा और रे हो गया। और ये हम रे और का गुणांक निकालेंगे। तो रे का हो गया 270 और गा का हो गया 300। दोनों का यदि हम गुणांक निकालें तो फिर 0 से 0 कैंसिल, कट गया। 3 नमा 27, 3 दहाई 30, अर्थात 9/10 बराबर 9:10। ठीक है, फिर गा और माँ, गा रेशियो में गांधार और मध्यम के बीच रेशियो निकालना है। गा और माँ, गा माँ के बीच तो 300, गांधार का आंदोलन संख्या 300 और मध्यम का आंदोलन संख्या 320। दोनों के बीच 0 से 0 कैंसिल, 2 पंद्रह 30 और 16 2 16 32, अर्थात 15/16 अर्थात 15:16। ठीक है, अगर हमें माँ और पा निकालना हो तो माँ का आंदोलन संख्या हो गया 320, पा का हो गया 360। ठीक है, दोनों का गुणांक करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 आठे 32 और 4 नमा 36 बराबर में 8:9
9। उसके बाद हमें पंचम और धैवत की आंदोलन संख्या गुणांक निकालना हो। अब हम बतला चुके धैवत की दो आंदोलन संख्या है। हिंदुस्तानी संगीत में हिंदुस्तानी संगीत में हिंदुस्तानी संगीत में 405 मान्य है और कर्नाटकी और पाश्चात्य दोनों संगीत में दैवत की आंदोलन संख्या 400 मान्य है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अब हम हिंदुस्तानी में यदि निकालेंगे तो 360 भागा 405। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्या, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, 5, 5 सत्ते 35, बच गया 1, 5 दूनी 10, 72 पंचे 360। ठीक है। और इधर हो गया 8 पंचे 40 और 1 41, 41 पंचे 400, 81 पंचे 405। अब दोनों के फिर हम डिवाइड करेंगे तो 9 8 8 नमा 72, सॉरी 9 8 72 और 9 नमा 81 बराबर हो गया 8:9। ठीक है। यदि हम दैवत की आंदोलन संख्या 405 पे निकालेंगे तो सा और प और ध का जो रेशियो होगा वो 8:9 होगा। लेकिन यदि हम दैवत की आंदोलन संख्या 400 पर निकालेंगे तो 400 पे निकालेंगे तो प अनुपात था, तो प के आंदोलन संख्या यहाँ पर लेंगे 360, दैवत की आंदोलन संख्या 400। अब यहाँ पर निकालेंगे, 0 से 0 कट गया तो 4 नमा 36, 4 दहें 40, यहाँ हो गया 9 अनुपात 10। ठीक है। पाश्चात्य संगीत में और कर्नाटकी संगीत में प और ध के बीच 9:10 का रेशियो है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में पंचम और धैवत स्वरों के बीच 8:9 का रेशियो है। ठीक है। उसके बाद धा और नी। ठीक है। धा अनुपात नी। अब धा अनुपात नी, तो अब यहाँ भी हमें 2 स्वर में निकालना पड़ेगा। धा अनुपात नी, तो यह हम अगर 405 भागा 450 यदि इस पे निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 81 पंचे 405 और ये हो गया 9 पचे 45, 90 पचे 450, 9 नमा 81, 9 दहें 90 बराबर में 9:10। ठीक है। यदि हम हिंदुस्तानी संगीत में धा और नी की आंदोलन संख्या का रेशियो निकालेंगे तो 9:10 हुआ। वही पाश्चात्य संगीत और कर्नाटकी संगीत में यदि हम ध के आंदोलन रेशियो निकालेंगे धा नी का तो धा और नी, तो यहाँ वहां पर होता है 400। ठीक है। और 450। ठीक है। 400 और 450। 400 और 450, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 8 पंचे 40 और
9 पचे 45 बराबर में 8:9। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में ध्वनि की आंदोलन का संख्या का अनुपात 9:10, जबकि पाश्चात्य संगीत और कर्नाटकी संगीत में ध्वनि की आंदोलन संख्याओं का अनुपात 8:9। उसके बाद नी और सा, नी अनुपात सा। ठीक है। तो नी की आंदोलन संख्या 450 और सा की आंदोलन संख्या 480। 0 से 0 कट गया। 3 पनरियां 45 और 3 सोलहियां 48 बराबर 15:16। ठीक है। ये तो शुद्ध स्वर हो गया। इसी प्रकार हम कोमल स्वरों को भी किसी भी स्वर का आंदोलन संख्या इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, रेशियो गुणांक। अब जैसे ये तो सीधा सीधा हो गया। अब मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि सा अनुपात ग का रेशियो कितना होगा। सा अनुपात ग का रेशियो कितना होगा, तो सा के आंदोलन संख्या हो गया हमारा 240 और ग का रेशियो हो गया 3। गो का आंदोलन संख्या 300। 0 से 0 कट गया। 6 चौक 24, 6 पंचे 30 बराबर 4:5। ठीक है। किसी मान लिए सा प पूछ दिया, सा प के बीच क्या अनुपात है, दोनों के बीच क्या संबंध है। तो सा के आंदोलन संख्या 240, प का आंदोलन संख्या 360। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। 8 3 24, 360 नहीं 9 24 240 360। 0 से 0 कट गया। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 36। फिर ऊपर से काट देंगे। 3 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर में 2:3। ठीक है। सापक के बीच आंदोलन संख्याओं का जो रेशियो है वो 2:3 का है। इसी प्रकार किसी भी स्वर को हम आंदोलन संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है। रेशियो में उसके प्रतिध्वनि जिसे इक्को कहते हैं। जब बोलने वाले के स्वर एक से अधिक बार सुनाई दे तो उसे संगीत की भाषा में प्रतिध्वनि या इक्को कहते हैं। जब बोलने वाले के स्वर एक से अधिक बार सुनाई दे तो उसे संगीत की भाषा में प्रतिध्वनि कहते हैं, अंग्रेजी में इको कहते हैं। प्रतिध्वनि का कारण दूरस्थ परंतु समतल स्थान होता है। कहीं भी हमारे जैसे उभर खाबर यदि हो ये हो, यहाँ पर ध्वनि हमें टकरा के हमारे तक नहीं आएगी। हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए जहाँ से वहाँ सतह चिकना होना। क्यों, जैसे सामने हम बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम इधर मुंह करके बोल रहे हैं और यहाँ यदि समतल है तभी जाके यहाँ से टकरा के हमारे, अगर ये मान लीजिए दीवार ये उभर खाबर हुआ तब हम वहां से टकरा करके हमारे पास नहीं आ सकती। इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरस्थ किंतु समतल स्थान होते हैं। इसका कारण होता है सुनने वाले के कान में प्रतिध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। सुनने वाले के कान में यानी मानव मस्तिष्क पर प्रतिध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता। यदि परावर्तित ध्वनि 1/10 सेकंड के बाद लौटती है
तो प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। मान लीजिए हम अगर बोलें और किसी सतह से टकरा करके हमारे पास वो ध्वनि जब आई तो उसको आने में 1/10 सेकेंड से थोड़ा अधिक समय लगे, ठीक है। 1/10 अर्थात 6 मिनट 60 सेकेंड, 60 मिनट का 1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 6 मिनट अर्थात थोड़ा अधिक, मान लीजिए कि थोड़ा अधिक मतलब 7 मिनट लगे हमारे पास आने में, ठीक है। 1/10 सेकेंड से थोड़ा अधिक अर्थात 7 मिनट के आसपास लगे, तब जाकर के हमें प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, अन्यथा ध्वनि और प्रतिध्वनि में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। जब हमें दोनों, जब हमारी बात खत्म होगी उसके बाद सुनाई देगी तभी ये प्रतिध्वनि होगा। और हम भी बोल रहे हैं और सुनाई तब प्रतिध्वनि नहीं होता है, वो क्या वो गूंज में बदल जाता है। तो प्रतिध्वनि ठीक है, प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है अथवा ध्वनि प्रतिध्वनि में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है कि ध्वनि परावर्तक सुनने वाले से कम इतनी दूरी तक हो कि उसके पास लौट कर आने में 1/10 सेकेंड से थोड़ा अधिक समय लगे। मान लीजिए हम यहाँ से बोल रहे हैं और सामने हमारा कोई पहाड़, झरना, नदी या पेड़ पौधा कुछ भी हो, तो यहाँ से हम बोले, मान लीजिए, तो यहाँ से हम ध्वनि गई, यहाँ टकरा करके हमारे पास पुनः जब हमारे कानों तक आएगी तो दोनों के बीच में इतनी दूरी होना चाहिए कि यहाँ से हम ध्वनि गई और वहां से टकरा के आने में हमको 1/10 सेकेंड से थोड़ा अधिक समय लगे। उससे कम यदि समय लगेगा तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। खुली हवा में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि का जो चाल है खुली हवा में वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए 340 का 1/10 बराबर 0 से 0 कैंसिल बराबर 34 मीटर। यानी ये बोलने वाले अर्थात ए और बी, यानी ये हो गया परावर्तक, दोनों के बीच कम से कम 34 मीटर का डिस्टेंस होना अति आवश्यक है। श्रोता और परावर्तक दोनों के बीच की दूरी कम से कम 34 मीटर का होना अति आवश्यक है, तभी जाके हम प्रतिध्वनि सुनेंगे। 34 मीटर, अगर 33 मीटर हो जाएगा तो 33 मीटर होगा तो हम प्रतिध्वनि नहीं सुन सकते हैं। हाँ, 35 मीटर होगा सुन सकते हैं, 34 के बाद होगा तो हम सुन सकते हैं, लेकिन 34 से कम, 34 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अनुनाद, ठीक है। अनुनाद, देखिए एक है नाद, ठीक है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, नाद, और ये है अनुनाद। अनुनाद, अनुनाद, अनुनाद जब कोई वस्तु किसी बाह्य स्रोतों से प्रेरित होकर स्वयं कंपित करने लगे, ठीक है। नाद को हम उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लेकिन अनुनाद क्या होता है कि बाह्य स्रोतों से प्रेरित होकर के स्वयं कंपन करने लगे, स्वयं कंपित करने लगे, तो उसे अनुनाद कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी बाह्य स्रोतों से प्रेरित होकर के स्वयं कंपित करने लगे तो उसे अनुनाद कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु बाह्य स्रोतों से प्रेरित होकर के स्वयं कंपित करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम दो तानपूरे को एक ही स्वर से मिला दें, तानपूरे में 4 तार होते हैं
और चारों तार के जो है 4 तार क्रमशः मंद्र पंचम, मध्यसा, मध्यसा और मंद्र षडज से मिलाया जाता है। अब सभी तार को मान लीजिए हम मिला करके 2 तानपुरे ने, एक भी तानपुरा में हम इसको देख सकते हैं। मान लीजिए तानपुरा को हम मिला लिए, उसके बाद हम इस तार पे आघात किए, इस तार पे आघात किए तो हम देखते हैं क्या कि इसके कंपन से प्रेरित होकर के ये दूसरा जो तार है स्वतः कंपित करने लगती है। जब हम एक तार पे आघात किए तो इससे प्रेरित होकर के ये तार दूसरा स्वतः कंपित करने लगती है। तो जब कंपित करेगी वस्तु, कंपन उत्पन्न होगा तो उससे कुछ ना कुछ सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी, और वही सूक्ष्म ध्वनि को अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्म ध्वनि को अनुनाद कहते हैं। इसी प्रकार मतलब तानपुरे में नहीं, हारमोनियम, तबला, तबला में भी है, यदि यदि हम प्रहार करते हैं जैसे कि धा, अब क्या एक गुंजन के साथ मतलब क्या होता है कि अस्पष्ट होता है, गुंजन के साथ खत्म होता है, एक नहीं एक ही बार खत्म हो जाता है। तो बाह्य स्रोतों से प्रेरित होकर के कहते हैं ना कि मतलब तबला या मृदंग को चढ़ा करके नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बिजली कड़कने के बाद क्या तक वो फूट जाता है। ठीक है, किसके कारण? अनुनाद के कारण। उसमें अनुनाद वो प्रेरित होता है, लेकिन अनुनाद का स्वर जो ऊपर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, अनुनाद जब ऊंचा हो जाता है तो उसी को भेड़िया स्वर कहा जाता है। जब हमें सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी प्रेरित होकर के, जब सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी तो उसे अनुनाद कहेंगे। नहीं, लेकिन वही सूक्ष्म ध्वनि यदि बहुत ऊंचा हो जाए तो उसी को भेड़िया स्वर कहा जाता है। ठीक है, उसी को भेड़िया स्वर कहा जाता है। ठीक है? अनुनाद जब ऊंचा हो जाता है तो उसे भेड़िया स्वर कहते हैं। अनुनाद जब ऊंचा हो जाता है तो उसे भेड़िया स्वर कहा जाता है। अनुनाद की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है, अनुनाद की तीव्रता, अब अनुनाद कितना रेंज है, कितनी सुनाई दे रही है, अनुनाद में भी तो स्वर उत्पन्न होते हैं, कौन सा स्वयं, इसको स्वयंभू स्वर भी कहा जाता है। तो अनुनाद की तीव्रता मापने के लिए एक अनुनादक वाद्य, अनुनादक यंत्र का निर्माण किया गया, जिसका आविष्कारक हेल्महोल्ट्ज को माना जाता है। अनुनाद की तीव्रता मापने के लिए अनुनादक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार किसने किया? हेल्महोल्ट्ज ने किया। ठीक है, अनुनादक यंत्र का निर्माण आविष्कार किसने किया? हेल्महोल्ट्ज ने किया। अनुनादक की सहायता से अनुनाद की तीव्रता मापी जाती है, और इसी से जब ज्यादा हो जाती है अनुनाद की तीव्रता तो उसी को भेड़िया स्वर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है पुनः कंपन। पुनः कंपन, रिवाइब्रेशन। अनुनाद और पुनः कंपन दोनों सेम है। ठीक है, दोनों बराबर है। अनुनाद हमें सुनाई देती है और पुनः कंपन हमें दिखाई देती है। ठीक है? अनुनाद हमें सुनाई देती है और पुनः कंपन हमें दिखाई देती है। परिभाषा है, जब किसी तार पर आघात किया जाता है, मान लीजिए जब किसी तार पे हम आघात करेंगे तो मुख्य आघात के अतिरिक्त कुछ समय तक तार कंपित होते रहती है। जब हम किसी तार पे आघात किए तो वो तार एक ही बार में नहीं रुक जाती है, वो धीरे धीरे कंपित कर, कम मतलब रेंज धीरे धीरे कम होते 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 तब रुकती है। तो जब किसी तार पे हम आघात करते हैं तो मुख्य आघात के अतिरिक्त जो तार कंपित होती है उसी को पुनः कंपन या अनुकंपन कहते हैं।
मुख आघात के अतिरिक्त जो कंपन दिखाई देती है उसी को पुनः कंपन कहते हैं, उसी को अनुकंपन कहते हैं। और मुख आघात करने से जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसे नाद कहते हैं। मुख आघात से जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसे नाद कहते हैं। और मुख आघात के अतिरिक्त जो अतिरिक्त के कंपन से जो हमें ध्वनि सुनाई देती है उसी को अनुनाद कहते हैं। ठीक है। मुख आघात के अतिरिक्त जो हमें सुनाई देती है उसे अनुनाद कहते हैं, और जो हमें दिखाई देती है उसे पुनः कंपन या अनुकंपन कहते हैं। ठीक है। मुख आघात के अतिरिक्त जो कंपन दिखाई देती है या कंपित होती है उसे पुनः कंपन कंपन कहते हैं। संगीत में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। जब भी हम हारमोनियम, तबला या कोई भी वाद्य यंत्र खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको आघात करके देख लेते हैं इसके कितना आंस है। इसको मतलब क्षेत्रीय भाषा में आंस कहा जाता है। हारमोनियम में हम मतलब भाथी देख के देख लेते हैं कि कितने देर तक इसकी कैपेसिटी है हवा को रोक कर रखने की। ठीक है। जितना ज्यादा तक हो तो हम सोचते नहीं ये अच्छा है। तबला पे आघात करके देखते हैं कितना गूंज सुनाई देती है। उसी गूंज को पुनः कंपन के कारण ही वो गूंज सुनाई देती है। उस गूंज से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अनुनाद कहते हैं, और वो जो पुनः कंप हमें दिखाई देती है उसे पुनः कंपन कहते हैं। पुनः कंपन के से ही हमें सहायक नाद सुनाई देती है। यानी वो गूंज जो होती है उसे सहायक नाद भी कहा जाता है, जिसे स्वयंभू स्वर भी कहा जाता है। जो मुख स्वर के तिगुने, पांच गुने, सात गुने इत्यादि होते हैं। अनुनाद की जो उत्पत्ति होती है मुख स्वर के दुगुने, तिगुने, चौगुने, पचगुने, सातगुने इत्यादि के रेंज में होता है। वाद्य यंत्रों में गूंज की उत्पत्ति किसके कारण होती है? पुनः कंपन के कारण होती है। ठीक है। वाद्य यंत्रों में गूंज की उत्पत्ति किसके कारण होती है? पुनः कंपन के कारण होती है। वाद्य यंत्रों में गूंज की उत्पत्ति पुनः कंपन के कारण होती है। मुख आघात के अतिरिक्त जो कंपन सुनाई देती है उसी को पुनः कंपन कहते हैं। उसके और मुख उस पुनः कंपन से जो हमें स्वर सुनाई देती है, सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, उसी को हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि लगभग किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।